हमारा इलाका तो खुश होता है इस बात से कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये इलेक्शन लोक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर इनको हराएंगे और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दीपेंद्र में हर वो खूबी है, इसीलिए वो 3.5 लाख के करीब वोटों से विजयी हुआ है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने जीत हासिल की है। भूपेंद्र हुड्डा और मेरा 36 का आंकड़ा कभी नहीं रहा। उसके मेरे विचारों में थोड़े मतभेद ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो मेरा बहुत पुराना मित्र है, मेरा दोस्त है। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हम रोहतक में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री सुभाष मत्रा मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मत्रा साहब, आपने लोकसभा चुनाव से पहले भविष्यवाणी करी थी कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक शहर से भी काफ़ी वोटों से जीतेगा, रोहतक लोकसभा का चुनाव भी जीतेगा। आपकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। देखिए, मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में सबसे लार्जेस्ट वोटों से जीतेगा और शहर से भी जीतेगा। वही हुआ। और मैंने दूसरी बात भी कही थी कि कुमारी शैलजा देवी वो सरसा से भी 2 लाख से ऊपर मार्जिन से जीतेगी, वो भी जीती। तो अब तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लो कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इतना विश्वास आपको कैसे है, पूर्ण बहुमत से जीतेगी सरकार बनेगी? कारण है कि ये सबको देख रहा है। सबसे जो मेजर मुद्दे हैं, एक तो किसानों का मुद्दा है। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी सेंटर की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, जो इन्होंने प्रताड़ित किसानों को किया है और 1000 से ज़्यादा किसान सड़कों पे मर जाएं और उनको दिल्ली जाने के लिए कील लगा लगा के उनकी एंट्रियों को बैन कर दें, और नरेंद्र मोदी 1 साल तक जो देश के प्रधानमंत्री थे, मुखिया थे, एक बार भी उन किसानों के मरने पर शोक व्यक्त नहीं किया और ना ही उनकी समस्याओं का कोई समाधान किया। तो बाद में माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो किसान हरियाणा का, पंजाब का, ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी का, उन्होंने इसको अगला चुनाव, अब भी जो चुनाव आएगा वो फरीक बन के लड़ेंगे, पार्टी बन के लड़ेंगे। तो एक तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, व्यापारी, जो कल पानीपत में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, आज व्यापारी इतना दुखी है, परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आज इंस्पेक्टरी राज का डंडा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो तहसील और कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो कभी इस पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब हर काम जो नायब सैनी जी की सरकार कर रही है, पोर्टल सिस्टम को ख़त्म करो, टुकड़ों में रजिस्ट्रियाँ करो, एमएसपी पे हर फसल की खरीद करो। अरे ये 3 महीने में कोई याद आ रहा है? लोग समझ रहे हैं, लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि 10 साल तक तो आपने प्रताड़ना की, अब 3 महीने में याद आ गई ये बातें। इसलिए लोग इसको भूलेंगे नहीं और ये इलेक्शन लोक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर इनको हराएंगे और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मंत्री जी, कांग्रेस के 2 बड़े नेता, दोनों ने बड़ी जीत दर्ज करी लोकसभा में, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पद यात्राएं कर रहे हैं और दोनों मुख्यमंत्री की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर हरियाणा में सरकार आओ है तो मुख्यमंत्री, देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप तो मेरे मित्र हो, आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ, जिस एरिए से जो भी नेता रिप्रेजेंट करता है वहाँ के लोग उसी को अपना नेता मानते हैं। सरसा अम्बाले की साइड पर लोग शैलजा को अपना चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इस बेल्ट के अंदर, देश वाली बेल्ट के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह को अपना लीडर प्रोजेक्ट करते हैं। तो कोई नहीं, उसमें क्या है? चीफ मिनिस्टर तो वही बनेगा जिसको राहुल गांधी, खड़गे साहब और सोनिया जी चाहेंगी, जिसके साथ
MLO का बहुमत होगा, वही तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो इसका कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर वो तो मंत्री जी हुड्डा साहब को चाह रहे हैं, जिस तरह लोकसभा में 9 टिकटें थी उनमें से 8 टिकटें हुड्डा साहब को आप मैं वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें हमारा इलाका तो खुश होता है इस बात से कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये इलाकों की बात है, लेकिन हम भी ये विश करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। ये तो पार्टी हाईकमांड अपने लेवल पर इसको डिस्कस फैसला कर लेती है। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही बत्रा साहब। आपका उनका 36 का आंकड़ा रहा उस टाइम जब सरकार थी। अब आप चुनाव आ रहा है, पिछले काफ़ी समय से आप हम भी देख रहे हैं, अब आप भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी चहेते हो। देखो ऐसा है, राजनीति सहूलतों की गेम है। इट्स ए गेम ऑफ सूटेबिलिटी। भूपेंद्र हुड्डा और मेरा 36 का आंकड़ा कभी नहीं रहा। उसके मेरे विचारों में थोड़े मतभेद ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो मेरा बहुत पुराना मित्र है, मेरा दोस्त है। उसके अंदर कई खूबियां हैं, और हो सकता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर मेरे विचारों में मतभेद भी रहे हों, लेकिन वो बजाते खुद एक अच्छा इंसान है, बेहतर इंसान है, और दोस्ती निभाता है, दोस्तों का दोस्त है। ये अलग बात है कि राजनीति में कभी किसी वक्त मैं उनको सूट नहीं किया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त तो है मेरा, तो कोई नहीं। ये समय की बात है, समय बड़ा परिवर्तनशील है। तो पंजाबी समाज की बात करी जाए, आप देखो, आप इस समाज के आप बहुत बड़े नेता हो। बीजेपी में जो पंजाबी समाज के बड़े नेता थे, मनोहर लाल खट्टर CM रहे, और अनिल विज। खट्टर साहब को सेंटर में भेज दिया और अनिल विज को बीजेपी ने खुड्डे लाइन लगा दिया। तो पंजाबी में किस पर उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये, 10 साल मनोहर लाल जी खट्टर इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। जो उम्मीदें खट्टर साहब से हमारे समाज को थी, एक पे भी वो खरे नहीं उतरे। वो अपने आप को मनोहर लाल के साथ खट्टर लिखवाना भी पसंद नहीं करते थे। जब कोई पंजाबियों का डेलीगेशन भी उनके पास जाता था तो वो कहते थे मुझे पंजाबी ना कहो। और हम ये कहते थे कि पंजाबी एक कल्चर है, कास्ट नहीं है। 1947 के बाद 36 जाति के लोग आए हैं, उसमें ब्राह्मण भी आए हैं, मजहबी सिख भी आए हैं, दलित भी आए हैं, रोड़े खत्री भी आए हैं, जाट भी आए हैं। तो पंजाबी तो एक कल्चर है, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। जितनी 35 साल में पीछे जो हुकूमतें रही हैं, चाहे चौधरी बंसी लाल जी की रही हो, चाहे चौधरी देवीलाल की रही हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की रही हो, लाखों की बैकडोर एंट्रियाँ हुई हैं रिक्रूटमेंट में। और हमारे आदमियों को, हमारे समाज को नौकरियों में बहुत ही मिनिमम परसेंटेज मिली है। और आज उसका नतीजा ये है कि हमारे समाज के लोग रिक्रूटमेंट के मामले में शून्य पे खड़े हैं। तो हमारी लड़ाई तो ये है कि हर किसी को समानता के हिसाब से उनको नौकरियां मिलें, उनके अधिकार मिलें, उनकी बातें मिलें। लेकिन वो मनोहर लाल खट्टर का तो 10 साल का पीरियड मैं समझता हूँ कि जितना संघर्ष हमने किया कि हमारे समाज का आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। लेकिन अब खट्टर साहब को जब मौका था दोबारा उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़वाने का, उनको ऐसी फेयरवेल दी और उनको समझ ही नहीं पाए। पहले तो मोदी साहब उनकी तारीफ़ करते रहे, स्कूटर पे बैठा करते थे, इकट्ठे सोया करते थे, इकट्ठे खाया करते थे। और जब ये सारा करके और जब फंक्शन ख़त्म हुआ, उसको एक चिट्ठी हाथ में पकड़ा दी कि फटाफट जाओ और राजभवन में जाके अपना इस्तीफा दे आओ। ये हमारी भाषा में इसको फेयरवेल कहा जाता है। वो तो फेयरवेल थी, चीफ मिनिस्ट्री से हटा दिया। अनिल विज की हालत ये रखी कि 10 साल के पीरियड में वो एसपीज के ट्रांसफ़र की फाइल नहीं निकाल पाए। उनकी जो दुर्गति हुई है और जिस तरह से आखिर में उनको बेइज्जत किया है, उसका भी एक एडवर्स मैसेज इनके खिलाफ जाता है, बीजेपी के खिलाफ जाता है और कांग्रेस के हक में जाता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, दीपेंद्र हुड्डा की बात करी जाए, युवा नेता, युवाओं के काफ़ी चहेते हैं।
हमारी जनता से बातचीत होती है, कार्यक्रमों में हम जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा इतने मेहनत कर रहे हैं, उनसे मेहनती तो और लोकप्रिय तो को भारत हरियाणा के भारत में ही नेता नहीं है। देखो, जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। वो पता नहीं रात को सोता भी गया है कि नहीं सोता। सबसे हार्ड वर्किंग है। ये भी ठीक है कि हर आदमी चाहता है कि उसकी हेरिटेज आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पाती। कारण कि कईयों के लड़कों में या कईयों के बच्चों में वो स्पर्धा, वो डायनमिज़म, वो एक चीज़ नहीं होती जो राजनीति की को अपने हिसाब से परिपक्व तरीके से आगे बढ़े। दीपेंद्र में हर वो खूबी है, इसीलिए वो 3.5 लाख के करीब वोटों से विजयी हुआ है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने जीत हासिल की है। कलोई जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 की जीत, महम में 50,000 की जीत, इवन कोसली जहाँ से पिछली बार 74,000 से आ रहे थे, आज वहाँ से भी हम जीते हैं। तो इसलिए उसके अंदर हर क्वालिटी है। आई विश हिम गुड लक, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और तवज्जो भी देनी चाहिए।